Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 8 of class 5th, which is Sun, Moon and Eclipses. In this video, we are going to discuss about following topics: surface of the moon, condition on the moon, landing on the moon and phases of the moon, which is on your book page number 96 to page number 98. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, सरफेस ऑफ द मून। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मून की सरफेस कैसी है, मून की सतह कैसी है। द सरफेस ऑफ द मून इज मेड ऑफ रॉक एंड डस्ट। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, volcanoes and impact craters. The craters have been created on the surface of the moon due to the impact of colliding meteoroids. तो सरफेस ऑफ द मून कैसी है? सरफेस ऑफ द जो मून है वो किसकी बनी है? रॉक की बनी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है और डस्ट की बनी हुई है। यहाँ पर माउंटेन्स हैं और वॉल्केनोज हैं, मतलब ज्वालामुखी हैं और पहाड़ियाँ हैं। और इवन यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। ठीक है, अब ये बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए मून पर? यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर्स इसलिए हो गए हैं क्योंकि इससे मीटियोरॉइड्स आकर टकराते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड है वो आकर टकराते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सतह है वो कैसी हो गई है, उसकी पूरी सतह पर क्रेटर्स है। ऑल राइट, तो ये हो गया सरफेस ऑफ द मून। अब हम देख लेते हैं कि मून की कंडीशन कैसी है, वहाँ पर कैसी कंडीशन है, वहाँ पर लोग सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑल राइट, देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, सो no life exists there. However, a thin layer of gases is present on the moon. अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मून है उस पर ना तो एयर है और ना ही वाटर है। ठीक है, ना तो वहाँ पर आपको एयर का एक्सेस, हवा का एक्सेस मिलेगा और ना ही वाटर मिलेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहाँ पर देखिए, दो बेसिक चीज़ें जो रहने के लिए चाहिए होती हैं किसी भी पर्सन को, वो एयर एंड वाटर हैं। ठीक है, पीने के लिए पानी और हमें ब्रीथ करने के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है कहीं भी तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट है, लेकिन वो इनफ नहीं है हमारे लिए, तो वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नो एयर मीन्स देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। In the absence of atmosphere, the surface of the moon becomes very hot during the day, around 100 degrees Celsius, and very cold at night, around minus 173 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है और एक्सट्रीम ही क्या होती है, वहाँ पर हीट होती है। ठीक है, दिन के टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कितना, -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, टेम्परेचर को ना तो ज़्यादा गिरने देता है और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है। लेकिन जब मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर भी जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं -173 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, वाटर उबल जाता है, हमारा पानी उबल जाता है। तो आप सोचिए कि कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पर। The absence of atmosphere also means that there is no protection from the approaching meteorites. This is the reason why there are so many craters on the moon. क्या होता है, अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मेटेरॉइड्स हैं वो डायरेक्ट आकर मून से टकराते हैं। मून से टकराने की वजह से इसीलिए मून की पूरी सरफेस पे क्या है, इतने सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं, क्योंकि वहाँ से आके मेटेरॉइड्स टकरा जाते हैं मून से। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, द लैक ऑफ एयर ऑल्सो मीन्स दैट टू पीपल्स टॉकिंग ऑन द मून कैन नॉट हेयर ईच अदर, द रीज़न बीइंग दैट द साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। अब क्या होता है, वहाँ पर एयर नहीं, तो वहाँ पर अगर दो लोग बात भी कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। और रीज़न पता है क्या है, रीज़न ये है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए।
जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी आप अपने घर में भी बात करेंगे तो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, तो हमारे बीच में एक मीडियम है, वो मीडियम क्या है, वो है एयर, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को सुन पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं। तो हम सबके बीच में क्या है, एक मीडियम है जिसे हम कहते हैं एयर। बट मून पर तो एयर ही नहीं है, तो वहाँ पर अगर दो लोग बात भी कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, तो जो भी लोग मून पर जाते हैं वो एक दूसरे को कैसे सुनते हैं? क्या वो एक्शंस में बात करते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं। लेट्स फाइंड आउट वहाँ क्या होता है। दैट इज वाई द स्पेस सूट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स आर फिटेड with radio sets. When an astronaut speaks, his radio set converts sound wave into radio waves. Radio waves can travel without a medium. After receiving a radio message, the radio set converts radio waves into sound waves. In this way, the astronauts are able to communicate with each other. अब क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट, जैसा आपको पता है एस्ट्रोनॉट किसको पहन के जाते हैं, स्पेस सूट को पहन के जाते हैं। तो इस स्पेस सूट में क्या होता है, एक रेडियो सेट फिट होता है उसमें। अब वो रेडियो सेट करता क्या है, रेडियो सेट क्या करता है, आपकी जो भी साउंड वेव्स है, ठीक है, आपने कुछ बोला, तो वो जो साउंड वेव्स को पता है क्या करता है, वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। अब रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है तो रेडियो वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती। ऑलराइट, तो इस वजह से ऐसे करके एस्ट्रोनॉट्स क्या कर पाते, कम्युनिकेट कर पाते बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, जो रेडियो सेट उनके स्पेस सूट में फिट होता है उसकी वजह से। ऑलराइट, तो जैसी रेडियो वेव क्या होता है, जो रेडियो मैसेज पकड़ता है, तो फिर देखो रेडियो वेव के दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि जो साउंड वेव है उनको रेडियो वेव में कन्वर्ट करना, और फिर रेडियो वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से मून पर कम्युनिकेशन हो पाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, द ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज अराउंड 1/6 of the gravity on the surface of the earth. So we would weight 6 times less on the moon than the earth. अब क्या होता है, मून पर ग्रेविटी भी है तो वो बहुत ज़्यादा कम है, 1/6 है हमारी अर्थ की। ठीक है, ग्रेविटी आप सबको पता है, ग्रेविटी क्या है, अर्थ का एक फोर्स है जिससे वो हम सबको अपनी तरफ खींचती है। ठीक, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल वेट 60 kg है अर्थ पर, तो वहाँ पर आपका कितना वेट होगा, इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि आपका वेट क्या हो जाएगा मून पर जाकर 10 kg, जस्ट 10 kg, अगर आप 60 kg के हैं तो। ऑल राइट, तो वहाँ पर कितनी ग्रेविटी है मून पर, मून पर ग्रेविटी है 1/6। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैंडिंग ऑन द मून। सबसे पहले मून पर कौन गया? ऑल राइट, हमें पता कैसे चला कि मून की सरफेस ऐसी है, हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर एयर नहीं है, वाटर नहीं है? किसी ने तो बताया होगा ना। तो कौन गया सबसे पहले, उसी को हम डिस्कस करें। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून was Apollo 11. It carried three American astronauts, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michelle Collins, to the moon. On 21st July 1969, Neil Armstrong created history by becoming the first human to set his foot on the moon. अब क्या हुआ था, स्पेसक्राफ्ट गया था एक, सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट मून पर पहुंचा था वो था अपोलो 11। इसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड मिशेल कलिंस। ऑलराइट, ये कब गया था, ये 21 जुलाई 1969 इस डेट को पहुंचा था मून पर। ऑलराइट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, मून पर अपना फुट रखा था। ऑलराइट, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है सबसे पहले मून पर कौन गया, किसने फुट रखा, तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट वर्ड ऑन द मून वर, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। उन्होंने ये बोला पहली बार जैसे ही वो मून पर उन्होंने फुट सेट किया, तो उन्होंने बोला था ये छोटा सा जो कदम है एक इंसान का, पूरी मैनकाइंड के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। बिकॉज इससे पहले किसी ने भी मून पर नहीं फुट सेट किया था, मतलब इससे पहले कोई भी मून नहीं गया था। मून की स्टडी इससे पहले केवल हमें एक ड्रीम लगती थी। ऑल राइट,
He was soon joined on the surface of the moon by Buzz Aldrin. The experiment they carried out on the moon helped us to know more about our nearest neighbor in space. उसके बाद उन्होंने बज एल्ड्रिन को भी ज्वाइन किया था, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले सरफेस पे गए थे, उसके बाद बज एल्ड्रिन भी उनके साथ सरफेस पर आए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से हमें पता चल पाया कि हमारे मून की सरफेस कैसी है, हमारे नेबर जो है सबसे ज़्यादा उसकी सरफेस कैसी है, वाटर है, एयर है कि नहीं। तो हमने उसकी जो स्टडी कर पाए वो इन लोगों की वजह से कर पाए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेजेस ऑफ मून। The moon revolves around the earth every 27.3 days. हमारा जो मून हमारे अराउंड जो चक्कर लगाता है ना, वो रिवॉल्व करता है, वो कितने दिन में करता है? 27, लगभग 27 डेज में करता है। इट ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये दोनों प्रोसेस करता है, जैसे हमारी अर्थ भी दोनों प्रोसेस करती है ना, रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है, ऐसे ही मून रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों करता है। पर ये किसके अराउंड करता है? ये अर्थ के अराउंड करता है। The time period of revolution and rotation of the moon are almost the same. Thus, the same side of the moon is always facing the earth. अब क्या होता है, इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है ना, वो लगभग हमारी अर्थ के जैसे होता है। जो हमारा ये रेवोल्यूशन करता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें केवल एक ही साइड, सेम साइड ही दिखती रहती है मून की हमेशा। ठीक है, हमें कोई दूसरी डिफरेंट साइड नहीं दिखती, हमें सेम साइड ऑफ मून ही दिखती रहती है हमेशा। The part of the moon that faces the sun is lit up by the sun. और जो भी फेस मून का सन की तरफ होता है वो सन की वजह से कैसा लगता है? चमकने लगता है। ठीक है, आपको पता है मून की खुद की लाइट नहीं होती, मून किसकी लाइट की वजह से चमकता है? मून सन की लाइट की वजह से चमकता है। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द मून आर illuminated by the sun at different times during its rotation. This illuminated portion appears to changes shape when viewed from the earth. These changes shape of the moon are known as phases of the moon. अब आपने एक फिनोमेना देखा होगा, हम देखते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि ये होता कैसे। तो वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये ऐसे हो सकता है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डेज पर, जैसे कि अगर आप 30 डेज में अगर मून को ऑब्जर्व करेंगे आप डेली, तो मून के आपको ना अलग अलग फेजेस दिखेंगे। ठीक है, कभी आपको मून, ठीक है, हाफ दिखेगा, कभी फुल दिखेगा। ठीक है, कभी हाफ से कम, कभी हाफ से ज़्यादा, ऐसे करके आपको मून दिखेगा। बट ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून क्या करता है, हमारे को रोटेट करता है, और जितना पोर्शन मून का, ठीक है, जितने पोर्शन पे मून के लाइट पड़ती है सन की, उतना ही पोर्शन हमें अर्थ से दिखता है। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। ये क्या है? ये फेज ऑफ द मून है। हमें ऐसा लगता है कि मून ना अपनी शेप चेंज कर रहा है, बट मून का सिर्फ उतना पोर्शन ही क्या होता है, चमक रहा होता है, क्योंकि उतने पोर्शन पर ही क्या पड़ रही होती है, लाइट पड़ रही होती है सन की। ऑलराइट, तो इस वजह से फेजेस ऑफ द मून एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है न्यू मून। इन दिस फेज द illuminated साइड ऑफ मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ। The side of the moon facing the earth receive no sunlight and hence cannot be seen from the earth. This phase is called new moon. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, हमें मून दिखता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मून आता ही नहीं है, तो वो ये वाली कंडीशन होती है न्यू मून। इसमें क्या होता है, जो भी पोर्शन पे लाइट पड़ रही होती है ना सन की, वो हमारे अर्थ की तरफ उसका फेस ही नहीं होता है। मैंने बताया ना, एक ही फेस दिखता है हमें केवल मून का। तो जिस फेस पर लाइट पड़ रही होती है वो हमें दिखता ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि आज मून निकला ही नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यू मून। नेक्स्ट है क्रिसेंट मून। इन दिस फेज a small portion of illuminated side of moon is facing towards the earth. So a small portion of moon can be seen from the earth. This is called crescent moon. ऑलराइट, इसमें क्या होता है, बहुत कम, बहुत छोटा सा पोर्शन, ठीक है, एक सन मून का इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब कि बहुत छोटा सा पोर्शन ही चमकता है। बहुत छोटे से पोर्शन पर ही लाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें उतना ही पोर्शन दिखता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रिसेंट मून। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं हाफ मून। व्हेन हाफ पोर्शन of illuminated side of the moon
is facing towards the earth, we can see a half of the moon from the earth. It is called half moon. अगर अब क्या होता है हाफ मून, जैसे कि अब सन की लाइट अगर हाफ पोर्शन पे पड़ रही है और उसी पोर्शन पे पड़ रही है जो अर्थ की साइड है, ठीक है, तो ये हमें क्या दिखता है, ये हमें हाफ मून दिखता है. सिंपल अगर फिनोमिना मैं आपको समझाऊँ, सिंपल अगर आपको कोई एक बात समझाऊँ एक लाइन में, तो वो ये बात है कि जितने पोर्शन पे मून की लाइट पड़ेगी, ठीक है, उतना ही पोर्शन हमें दिखेगा. बस इतनी बात समझनी है हमें. नेक्स्ट है आपका गिब्स मून. When a large portion of the illuminated side of the moon is facing towards the earth, we can see a large portion of the moon from the earth. This is called gibbous moon. अब क्या होता है, इसमें बहुत लार्ज पोर्शन पर लाइट पड़ रही होती है. जब लार्ज पोर्शन पर लाइट पड़ती है तो लार्ज पोर्शन, जितना पोर्शन पर लाइट पड़ेगी मैंने आपको बताया उतना ही पोर्शन हमें दिखेगा. तो इस पर ना मतलब हाफ मून से थोड़ी ज़्यादा मून पर लाइट पड़ रही होती है तो हमें वो दिख रहा होता है, जिसे हम कहते हैं गिब्स मून. नेक्स्ट है आपका फुल मून. अब जैसे कि नाम से ही बहुत साफ है, फुल मतलब पूरे मून के फेस पर लाइट पड़ती है और पूरा मून हमें दिखता है, तो उसे हम कहते हैं फुल मून. When the entire portion of the illuminated side of the moon faces towards the earth, we can see the perfectly round moon. It is called the full moon. Alright, इसमें entire portion पे लाइट पड़ रही है जो फेस अर्थ की साइड है उस पर, जिससे क्या होता है हमें पूरा मून दिखाई देता है. ऑलराइट, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम कहते हैं फुल मून. द फेजेस ऑफ द मून रिवर्स आफ्टर द फुल मून. और जैसे ही फुल मून आता है उसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ऐसा तो नहीं है ना फिर मून निकलना बंद हो जाता है या फुल मून है तो फुल मून ही है. फुल मून के बाद ये बिल्कुल रिवर्स होती रहती है कंडीशन दोबारा से. द टाइम पीरियड बिटवीन टू फुल मून्स इज अबाउट 29.5 डेज. तो क्या होता है, दो फुल मून आने की, जैसे कि आज फुल मून आया उसके बाद कितने दिन बाद फुल मून आएगा, फिर लगभग 29 to 30 डेज लगते हैं दोबारा से फुल मून आने के लिए. ऑलराइट, कितना टाइम लगता है, लगभग 30 डेज लगते हैं फुल मून को आने के लिए. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग great at your homes. Thank you so much.